हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये फिजिक्स का, और इसमें से हर साल एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बार ही पूछा जाएगा। जो मेनली इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस में से होगा, या तो जो न्यूमेरिकल बेसिस का क्वेश्चन है वो इसी टाइप के इसी चैप्टर में से पूछा जाएगा आपसे। मतलब जो भी वोल्टेज निकालनी है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, मेनली जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस बनेंगे वो, और जो थ्योरी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और रेगुलर टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है, हर एक चैप्टर के टेस्ट हो रहे हैं, तो अगर आपको मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट ज्वाइन करने हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जब फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ जो मतलब जिस डायरेक्शन में अगर चार्ज जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज की मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। आगे बात सुनिए, सबसे पहले बात करें चार्ज के ऊपर। चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और किस टाइप से चार्ज है वो काम करता है, किस टाइप से सारी चीजें चार्ज के हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार्ज एक्चुअल में क्या होता है? एनी क्वांटिटी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या फिर गेन के द्वारा बनती है। ठीक है, लॉस या फिर गेन के द्वारा बनती है। एक्चुअल में चार्ज दो टाइप का होता है। कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी? फ्रैंकलिन ने की थी। फ्रैंकलिन ने की थी चार्ज की डिस्कवरी। दो टाइप का होता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। किस टाइप से बढ़ते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स को खोता है या फिर डोनेट करता है, तो वो बनता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो बढ़ता है नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझिए, डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल सीधे पूछे जा सकते हैं यहाँ से थ्योरी टाइप से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी शो करती है? जो लाइक चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, जैसे लाइक चार्ज है वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और जैसे लाइक चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव नेगेटिव, दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्ज है वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट बताओ, तो आपको पता होना चाहिए पहले ही क्या है? कूलम। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन से आपको पता होंगे ना कि जैसे क्वेश्चन पूछा और आपको माइंड में के अंदर पहले से ही है कि हाँ भाई ये होता है इसका, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। अगर आप सोचने लग जाओगे कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो इस टाइप से आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो आपको मैथ सोल्व करने में टाइम नहीं मिलेगा, और इस वजह से आपका कोई जो पेपर है वो रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जितना ज़्यादा पढ़ सको उतना ज़्यादा पढ़ना है आपको। ठीक है, रेगुलर पढ़ते रहना है, एनसीईआरटी को रेगुलर पढ़ते रहना है, नोट्स को आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। ठीक है, एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। सही, आप 15-20 मिनट तक ही एक बार किताब खोलो, लेकिन खोलना जरूर है आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे चार्ज की। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक है, और एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक कूलम के अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर। ध्यान रखना है, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? चार्ज पूछ ले तो कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अगर आपसे पूछ ले तो क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अगर आपसे पूछ ले तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ये टाइप के क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। एक कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इतने, एक कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। इसका आप सोल्व भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि जो चार्ज होता है वो एक मल्टीपल नंबर होता है, ठीक है, इंटीजरल मल्टीपल नंबर होता है। जैसे अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज पूछ ले आपसे, चार्ज क्या इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्लस माइनस एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज किसके इंटीजरल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होता है, ठीक है। इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाए तो एक कूलम चार्ज दे दिया इसने, एक कूलम चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से ये दे रखा ना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज, चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इसको आप नीचे डिवाइड में लेके आओगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तो किसकी वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू है जो कि कूलम के अंदर, ठीक है, कूलम के अंदर है। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना आपको भी ये, मतलब किस टाइप से नंबर पूछे जाएंगे। मेनली तो रिजल्ट में आपसे यही पूछा जाएगा कि जो एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिखवाया आपको। तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट जरूर याद रखने, सारे के सारे जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, और यहाँ से आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। और चीज पूछ ले, मान के चलो यहाँ से आपसे यहाँ पर पूछ ले कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज बताओ कितना आ जाएगा इसके ऊपर, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ये चार्ज इन कूलम है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। एक और चार्ज की प्रॉपर्टी होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को ना तो हम बढ़ा सकते हैं और ना इसको खत्म कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। आगे बात सुनिए। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इनका। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब कि 2020 के अंदर पूछा गया था, ये क्वेश्चन फिजिक्स में से, इसी चैप्टर में से पूछा गया था, और 2021 में पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 2020 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एक एबोनाइट की रोड है, एबोनाइट रोड है, उसको हम कैट फर के साथ, कैट फर होता है जो भी मतलब बिल्ली के फर से होते हैं उसके साथ रब करते हैं, तो एबोनाइट रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर दोबारा पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है एबोनाइट रोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और कैट फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस तरीके से एबोनाइट रोड को कैट फर के साथ रब करेंगे तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट एबोनाइट रोड होती है, प्लास्टिक की रोड होती है, प्लास्टिक की, ठीक है। एबोनाइट रोड को कैट फर के साथ रब करेंगे तो एबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कैट फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ग्लास रोड, ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उल्टा होता है इस तरह। आगे बात समझे। तो ये 2021 के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये 2020 के अंदर पूछा जा चुका है पहले ही, ठीक है। तो ध्यान में रखना है दोनों आपको। जितने भी चीजें करवाई है मैंने इनमें से 10-15 क्वेश्चन बन चुके हैं अब तक, ठीक है। तो सारे आपको पता होने चाहिए। एक एक पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाद में फिर ऐसे करते रहो यार एक नंबर से रह गया, मैं तो एक नंबर से रह गया। चलो ये हो गया अपना। नेक्स्ट देखते हैं हम कूलम लॉ, कूलम लॉ, ठीक है। ये स्पेलिंग वगैरह देखते रहना साथ साथ में, कोई दिक्कत आएगा। कूलम लॉ क्या होता है, कूलम लॉ एक मतलब साइंटिस्ट है कूलम, उसने ये लॉ दिया था, जैसे कि स्टैटिक्स ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ स्टैटिक्स है, और जो ग्रेविटेशन लॉ है सेम उस टाइप का लॉ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यानी कि एक दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव किसी टाइप के चार्ज हो सकते हैं, Q1 Q2, ठीक है। और ये इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन टाइप का, वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q1 into Q2 बाय में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लग जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह के ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपसे इसका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अभी बस में इसके बाद जो सारी चीज़ें हुई है कूलाम चार्ज की लगभग। अब हम बात करते हैं जो मतलब मटेरियल है वो किस टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये टाइप के VSI GG टाइप की चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी पहले ही। ठीक है, इंसुलेटर पता है आपको। पहले कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है उसको इंसुलेटर बोलते हैं। उसके बाद होता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या होता है, जो कि मतलब कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर को अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है, मतलब अगर आपके पास सेमी कंडक्टर है ठीक है, सॉरी इसके लिए थोड़ी तबीयत मेरी खराब चल रही है। तो ये क्या है, सेमी कंडक्टर को अगर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है। अब तो हम टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करते हैं सेमी कंडक्टर के अंदर, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता है, यानी कि करंट है वो इंक्रीज होता है। सेमी कंडक्टर के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट है वो, इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और कंडक्टर के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो करंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो करंट है वो डिक्रीज होगा, और सेमी कंडक्टर के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो करंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, दोनों चीज इसमें इंक्रीज होगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सेमी कंडक्टर के अंदर। लेकिन जो कंडक्टर होता है उसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, वैसे तो आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है ज़्यादा डीप में जाने की, इसमें भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस टाइप से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जो फ्लो को है इसको वो कर देते हैं, कम कर देते हैं फ्लो को, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कम हो जाती है। और सेमी कंडक्टर के अंदर कई कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं सेमी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। सेमी कंडक्टर एक्चुअल में क्या होता है, सेमी कंडक्टर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेमी कंडक्टर जो सोलर प्लेट होती है उसके अंदर यूज होते हैं। सेमी कंडक्टर कहाँ पर यूज होते हैं, सोलर प्लेट के अंदर, जैसे कि सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन यूज होता है सेमी कंडक्टर, जो कि सोलर प्लेट के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे करंट भी इंक्रीज होता है इसके अंदर। आगे बात समझे, एक सुपर कंडक्टर भी होता है, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर कौन सा होता है, जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है, इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा रेजिस्टेंस है वो होता है, जैसे कंडक्टर के अंदर 10 की पावर -8 होता है इस तरीके से। इंसुलेटर के अंदर तो ज़्यादा होता है, 10 की पावर पॉजिटिव में होता है ये, और पॉजिटिव में कितना होता है ध्यान नहीं है मुझे, पॉजिटिव में होता है, और इंसुलेटर के अंदर है। ठीक है, और सेमी कंडक्टर के अंदर 10 की पावर ऐसे 4 32 इस टाइप से कम होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और सुपर कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होता है। ठीक है, बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। एक्चुअल में सुपर कंडक्टर जैसी कोई चीज़ है नहीं, लेकिन हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर किसी कंडक्टर को ही सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। ठीक है, कौन सा है वो एलिमेंट जिसको हम सुपर कंडक्टर बना रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, तो वो आपका है मरकरी। ठीक है, क्या है, मरकरी। मरकरी को अगर हम मरकरी को 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मरकरी को हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, सुपर कंडक्टर बना सकते हैं मरकरी को 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात समझे, यानी सुपर कंडक्टर कौन सा होता है, जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है, उसको बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर। आगे बात समझे, नेक्स्ट देखेंगे अब हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई है, इसमें से देखो कितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ नई चीजें आपने सुनी जरूर होगी। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज वो किस स्पीड से मूव कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को किसके द्वारा जनरेट करते हैं, आई के द्वारा, किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट
टाइम, ठीक है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्या उसे, कूलम, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टाइम से को टी से, ठीक है। टाइम हमेशा सेकंड में लेना आपको, ठीक है, ध्यान रखना है ये। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, किसके अंदर नापते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, एम्पियर के अंदर, ठीक है, एम्पियर के अंदर नापते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को नापते किसके द्वारा है, ए मीटर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, नापते किसके अंदर है, ए मीटर को। ए मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसको किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ए मीटर को डायरेक्टली कुछ रास्ता है, ए मीटर और वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और ए मीटर को डायरेक्ट सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वोल्टेज को, वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ए मीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। आगे पास ये वोल्ट मीटर को हम करेंगे दोबारा से, एक बार वोल्ट वाला चैप्टर टॉपिक आ गया। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आगे बस हमने सारी चीज़ बता दी, मैंने करंट बता दिया, एमीटर बता दिया, सारे कुछ, ठीक है, ठीक है, हो गया ये आपका इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट देखेंगे अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखना है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ, साइड में लिख लेते हैं हम। करंट किसके बराबर होता है, चार्ज बाय टाइम, ठीक है, लिख लेते हैं। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम तो सारे फॉर्मूले लिख लेंगे, और लास्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। आगे बस तो ये हो गया अपना करंट वाला हो गया। नेक्स्ट आएगा अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम एनी फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब कि एक इनफाइनाइट पॉइंट से कहीं से भी एक चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किसके द्वारा डोनेट करते हैं, वी के द्वारा, वोल्टेज बोलते हैं इसको, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, वी के द्वारा डोनेट करते हैं। वी किसके बराबर होती है, वर्क डन बाय ए चार्ज। वी को किसके द्वारा डोनेट करते हैं हम, वोल्टेज को किसके द्वारा डोनेट करते हैं, वी के द्वारा, यानी कि वोल्ट के द्वारा, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है वोल्टेज की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट होती है, ठीक है, वोल्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं हम वर्क डन को किस में नापते हैं, जूल के अंदर, ठीक है, जूल पर यूनिट चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है, यानी कि जूल कूलम इनवर्स, ये भी इसकी यूनिट हो सकती है वोल्ट की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली रिजल्ट पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको ये भी फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड के अंदर, लास्ट में हमें काम आएगा ये भी, ठीक है। तो वोल्टेज किसके बराबर होती है, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। आगे बात सुन में, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कवर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दो चार फॉर्मूले बस, ज़्यादा नहीं है, उसके बाद सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इस साथ साथ में जूल वगैरह होगी, यूनिट सारी की सारी ये यूनिट है, ये सारी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के फॉर्म के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी के अंदर कौन सी यूनिट है, किसकी कौन सी यूनिट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारी सारी ये। आगे बात समझे, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, किसको बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, उसके अंदर तो क्या था कि इनफाइनाइट पॉइंट से एक सिंगल पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेके आए थे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या होगा कि दो पार्टिकुलर पॉइंट आपको दिए होंगे, ठीक है, और उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसका भी सेम यूनिट होती है, वोल्ट यूनिट होती है इसकी, ठीक है, और इसके बीच सेम डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ सेम होता है। उसके अंदर ऐसा था कि इनफाइनाइट पॉइंट से एक पार्टिकुलर पॉइंट के अंदर, इसके अंदर दो पार्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, सेम होता है, यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है, और जो जूल कूलम है ये भी सारी सेम होती है, ठीक है। इसको नापते किसके द्वारा है, वोल्ट मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा नापते हैं। वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं, पैरेलल, ठीक है, कनेक्ट किसके अंदर करते हैं, पैरेलल के अंदर करते हैं वोल्ट मीटर को
पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करते हैं। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, हाई होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस पता है ना आपको, जो मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर का हाई होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या ध्यान रखना आपको कि एक आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको। एक आइडियल वोल्टमीटर की जो होती है रेजिस्टेंस कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया ये अपना वर्कडन वाला सेम फॉर्मूला इसके अंदर का। अब हम बात करेंगे ओम लॉ की। ओम लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, चाहे थ्योरेटिकल पूछा जाए या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाए। ठीक है, ओम लॉ, ओम ने क्या बताया, ओम ने बताया कि जो वोल्टेज है किसी भी कंडक्टर के अंदर, मतलब अगर टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ कांस्टेंट रखा जाए तो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, मतलब उस कंडक्टर के अंदर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था ओम ने, और इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, वोल्टेज किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक करंट के, इसने मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद इसने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान होता है, तो इसने लगा दिया आर। ठीक है, आर क्या है, मतलब कि क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी जो आपने कंडक्टर लिया है उसका रेजिस्टेंस कितना है, वो इनटू उसका इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम लिख लेते हैं साइड के अंदर। V इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, R इंटू आई। ठीक है, आ गया थर्ड फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, यहाँ से अपना हो गया रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से क्या क्या आ गया, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट। ठीक है, यहाँ से अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अंदर कि अगर आपको वोल्टेज दे रखी है और करंट दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, या फिर इन तीनों में से आपको कोई दो चीज दे मिलेगी और आपको एक चीज फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपसे कौन सी पूछी गई है और कौन सी दे रखी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला हमने लिख दिया इसका, लास्ट में इसके एक दो न्यूमेरिकल करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस कई टाइप से जो इलेक्ट्रिसिटी को अपोज कर सकता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देखते हैं हम मटेरियल के ऊपर। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी किसी मटेरियल की उतना ही ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जितना ज्यादा मोटा होगा कोई भी कंडक्टर है, कोई भी तार है, जितनी ज्यादा मोटी होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ठीक है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे हम, इक्वल टू लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है इसमें से क्वेश्चन कि जो रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। और रेजिस्टिविटी यानी कि किस टाइप से इंक्रीज करती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब किस टाइप का मटेरियल है वो यूज किया गया है, किसी भी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग टाइप से रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इस टाइप से ऑप्शन दिए मिलेंगे, लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो आपको ऑल ऑफ दीज इसका आंसर लगाना, आपने देखा भी होगा 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 के अंदर भी और 2020 के अंदर भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रो इंटू L बाई A। ठीक है, इसमें से आपसे कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो थ्योरी बेसिस की रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के,
रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर ऑफ मटेरियल के, ठीक है। और रेजिस्टेंस किस टाइप से इंक्रीज होता है, किस टाइप से डिक्रीज होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी को अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है किसी भी मटेरियल की, ठीक है। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो कंडक्टर के अंदर, अगर हम कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। आगे बस में इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं यहाँ पर R इज इक्वल टू रो L बाय ए, ठीक है। ये 4-5 फॉर्मूले हैं सिर्फ, इनमें से ही आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इनको आपसे, इन्हीं में से आपको घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। रेजिस्टिविटी की यूनिट भी पूछी जा सकती है आपसे, जैसे रो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, रो L बाय ए। रेजिस्टेंस आपको पता है किसके द्वारा क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टिविटी की पूछी जा सकती है आपसे, ओम रेजिस्टिविटी आपको यहाँ रखनी है, बाकी इस साइड ले आओ मान के चलो। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, रो नंबर R इंटू ए बाई एल, ठीक है। जो उसकी रेजिस्टेंस की कितनी होती है, ओम, एरिया कितनी होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होगी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो रो की मतलब रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होगी, ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी की यूनिट ध्यान रखनी है आपको, ओम मीटर। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। रेजिस्टेंस है, इसके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी देख लेते हैं हम। सीरीज पैरेलल आपको पता है, वैसे डायरेक्टली आप रिजल्ट याद रखना। रेजिस्टेंस जो सीरीज होता है उसके अंदर कैसे कनेक्ट होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अगर हम किसी को बोल दिया कि 4 रेजिस्टेंस है, उनको सीरीज में कनेक्ट करना है, इसकी एक की देर के 2 ओम, एक की 4 ओम, एक की 3 ओम, एक की 5 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस दे रखी 4 कंडक्टर की, और इनको सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस पूछ ले तो डायरेक्टली आपको इनका जोड़ कर देना सीरीज के अंदर, ठीक है। और पैरेलल के अंदर पूछ ले, पैरेलल के अंदर आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करके फिर इनका रेजिस्टेंस जोड़ना, R1 R2 एंड R3, ठीक है। और ये भी इस तरीके से नहीं है, ये भी 1/R1 होता है, ठीक है। RP इस टाइप से होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सोल्व कर लोगे, यहाँ से मान के चलो ये वैल्यू आपकी आ गई 3/4, ठीक है। तो अगर आपको RP निकालना है, ये किसके बराबर आई है, 1/RP, यानी कि इसको उल्टा करके लिखना है फिर आपको रिजल्ट, ठीक है। 4/3 इस तरीके से लिखना आपको ये, ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ये। अभी मैं आपको करवाता हूँ ये, जैसे सेम क्वेश्चन है आपके पास। 2 है रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 2 है, एक की 4 है, एक की 3 है, एक की 5, ठीक है। ये ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल टाइप का हो गया है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं हम इजीली समझाने के लिए, ठीक है। जैसे दे दिया एक का 2, एक का 4 और एक का 6, ये 3 कंडक्टर दे दिए, इनको आपने बोल दिया कि पैरेलल में इनको कंबाइन करो, ठीक है। पैरेलल किस टाइप से करोगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 इस टाइप से ऐड करोगे। इसको रेजिस्टेंस, इसको एलसीएम लोगे आप, कितना आएगा इसका एलसीएम 12, ठीक है। 6 प्लस में 3 प्लस में 2 कितना आएगा, 5 और 6 11/12 आ गई वैल्यू RP की, ठीक है। और मतलब 1/RP की आई, RP की वैल्यू पूछे आपसे तो कितने लिखोगे आप, 12/11, ठीक है। इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना, लास्ट के अंदर आके ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी गलत हो सकते हैं इस टाइप से, आपके ध्यान में रखना आपको, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। आगे बात सुनिए, नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, यानी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से देखो, जैसे I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, करंट किसके बराबर होता है, क्या इंटू टी, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, क्या इंटू टी, ठीक है। तो क्या यहाँ से कितना, क्या बाई टी है ये, ठीक है। क्या बाई टी है तो क्या यहाँ से कितना हो जाएगा, I इंटू टी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, क्या आ गया यहाँ से। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय
क्या हो, ठीक है। तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी सेम चीज होती है, ठीक है। वर्क डन और एनर्जी सेम चीज होती है, ठीक है। तो वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज इनटू चार्ज, ठीक है। चार्ज आ गया हमारा, नीचे से ऊपर चला गया, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, वोल्टेज इनटू चार्ज, ठीक है। वर्क डन किसके बराबर हो गया, यहाँ से वोल्टेज इनटू चार्ज किसके बराबर है, आई और टी, आई टी, यानी कि वर्क डन किसके बराबर हो गया, वी आई टी, वी आई टी। इसलिए आपसे कोई भी एनर्जी पूछ ली जाए, अगर आपसे ये पूछ बताओ फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सर्किट, और आपसे आपको इनमें से चार चीजें हैं, जैसे ये चार में से अगर आपको इनमें से कोई तीन चीजें दे रखी हो तो आप उनकी वैल्यू निकाल के और एक चौथी चीज अपने आप से निकाल सकते हो इसकी, ठीक है। तो वर्क डन ही एनर्जी होती है, ठीक है। आगे बात सुनिए, इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या किस किस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। जैसे इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 5 नंबर पे, वर्क डन या फिर एनर्जी बोल सकते हो आप, ईवी से भी नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, वी आई टी, ठीक है। वी आई टी हो गया। अब देखो क्या करते हैं हम इसके साथ आगे, वी आई टी हो गया, एनर्जी किसके बराबर हो गया, वर्क वी आई टी, ठीक है। अब वोल्टेज देखो किसके बराबर होती है, वोल्टेज यहाँ से देखो आई इंटू आर इंटू आई, यानी कि आर इंटू आई, ठीक है। वोल्टेज किसका आगे, नेक्स्ट आई दे रखा है आपको, आई इंटू टी, यानी एनर्जी किसके बराबर हो गया, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी, इसको भी लिख सकते हो यहाँ पर, एनर्जी या फिर वर्क डन किसके बराबर हो गया, आई स्क्वायर आर टी। यानी कि अगर आपको वोल्टेज ना दे रखा हो, रेजिस्टेंस और करंट और टाइम दे रखा हो, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। बाकी आप इनमें से ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आपसे मतलब ये दे रखी, ये आप यूज कर सकते हो, ये आप मतलब ये याद रख लेते हो आप एक बार, मान के चलो। और आपको इनमें से ये नहीं दे रखी है, वोल्टेज की जगह ये देखा आपको रेजिस्टेंस दे रखा है इसके अंदर, तो आप V को I और R के अंदर कन्वर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे VIT किया था हमने, वोल्टेज को चेंज किया था, अब हम करंट को भी चेंज कर सकते हैं। करंट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट किसके बराबर हो सकता है, V बाय R भी हो सकता है, V ये हो गया, करंट किसके बराबर है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, V बाय R इंटू टी, ठीक है। यानी एनर्जी किसके बराबर होगी, V स्क्वायर T बाय R, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको मतलब करंट ना दे रखा हो और आपको डायरेक्टली वोल्टेज दे रखा हो, सिर्फ वोल्टेज, टाइम और रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, वी स्क्वायर टी बाय आर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, सारी प्रॉपर्टी याद रख लेना, इनमें से ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ध्यान रखना इनको, और जो भी टेस्ट दिए गए आपको, अब आपसे वो टेस्ट भी सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या देखा है, इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो क्या होती है, जूल। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की भी जैसे वर्क डन की सेम होती है, तो एनर्जी की कितनी होती है, यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। जूल किसके द्वारा डिनोट करते हैं, जे के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको जो मतलब कॉमर्शियल यूनिट है वो क्या होती है इसकी एनर्जी की, किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट आवर होती है इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट है वो, ठीक है। और इसको हॉर्स पावर में भी नाप सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, किलोवाट आवर्स को जूल में कन्वर्ट करना होता है आपको, किलो की जगह देखो क्या लिखोगे 1000, और आवर्स की जगह आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे इसको, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 36 3 और 2 5 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी, तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको, किलोवाट आवर को रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे बात में नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट देखेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे हम, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर को देखेंगे अब हम। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का रेट ऑफ कंजम्पशन, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का रेट ऑफ कंजप्शन। पावर को किससे डिनोट करते हैं,
P से, और एनर्जी बाय टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी का वर्क डन भी लिख सकते हो। वर्क डन बाय टाइम को क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है किलोवाट, ठीक है। पावर को किसमें डोनेट करते हैं हम, किलोवाट के अंदर डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय टाइम, और इसको किस टाइप से भी डोनेट कर सकते हैं हम, जैसे किलोवाट इसके बराबर होती है, वर्क डन की क्या होगी किलोवाट, और टाइम की क्या होगी सेकंड, ठीक है। तो किलोवाट को हम लिख सकते हैं जूल, यानी कि पावर किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। या फिर एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हो, वर्क डन और टाइम एनर्जी एक ही बात होती है, ठीक है। तो वर्क डन बाय टाइम इज द किसके बराबर, वर्क डन बाय टाइम किसके बराबर होता है, तो पावर किसके बराबर होगी, पावर किसके बराबर होगी, पावर होगी वर्क डन बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वर्क डन को आप एनर्जी बोल सकते हो, यानी एनर्जी बाय टाइम। पावर किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। सेम चीज होती है वर्क डन और एनर्जी, मैंने आपको कई बार बता दिया, ठीक है। और इसको यूनिट क्या होती है पावर की, पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक है। उसकी वोल्ट थी, वोल्टेज की, इसकी क्या होती है वाट होती है पावर की, ठीक है। वर्क डन बाय टाइम, इसको जूल के अंदर भी लिख सकते हैं हम, इसके बराबर होगी जूल, जूल पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, जूल, जूल पर सेकेंड, ये यूनिट भी हो सकती है पावर की, ठीक है। जूल पर सेकेंड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक और चीज इसके अंदर कि जो एक किलोवाट होता है, जैसे एक किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, ठीक है। और इसको किसके द्वारा भी नापा जा सकता है, पावर को किसके द्वारा भी नापा जाता है, हॉर्स पावर के अंदर। जैसे कि जो बड़े बड़े यूनिट्स होती है ना, वहां पर इसको पावर को हॉर्स पावर के अंदर नापा जाता है, ठीक है। और एक हॉर्स पावर के अंदर, एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट एनर्जी होती है, 746 वाट एनर्जी होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एक हॉर्स पावर के अंदर कितनी एनर्जी होती है, कितनी पावर होती है, 746 वाट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात सुनिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है, देखो पावर के फॉर्मूले बनाएंगे हम। पावर किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। वर्क डन देखो यहां से किसके बराबर आएगा, वर्क डन वी आई टी, ठीक है। ये देखो यहाँ वी आई टी डिवाइडेड बाय टी, टी से टी कट जाएगा, यानी पावर किसके बराबर आ गई, वी आई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, इसकी जगह लिखेंगे हम आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी वर्क डन की जगह, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, पावर किसके बराबर आ गई, आई स्क्वेयर आर, सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। और थर्ड ये वाली, इसके अंदर से भी टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर किसके बराबर आ जाएगी, वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है, वी स्क्वेयर बाय आर, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इन फॉर्मूला का यूज करके आप सारे के सारे न्यूमेरिकल वो सोल्व कर सकते हो इस चैप्टर के। आगे बात सुनिए, सारे लिख दिए मैंने, मिटो दिए सारे के सारे, लिख लिए होंगे आपने, नहीं लिखे तो आप बैक करके भी लिख सकते हो इनको दोबारा से, ठीक है। अब हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को देखेंगे हम, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट यानी कि जो भी कंडक्टर होता है अपना, उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी के मूव करने के कारण, तो उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। उसके हम अलग अलग टाइप से यूज देख सकते हैं, और किस टाइप से हम उसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि स्क्वायर इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। एच इज इक्वल टू, और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा
हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, यानी जितना ज़्यादा टाइम तक हम उसको रखेंगे उतना ही ज़्यादा हीटिंग है वो शो करेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। आगे बात सुन ले, तो इसको बोलते हैं हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उसी टाइप से इनके हिसाब से ही जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी किसी भी कंडक्टर के अंदर। आगे बात सुन ले, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का लॉ है हीटिंग का लॉ, ठीक है। आगे बात सुन ले, तो ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी जो हमने कवर कर ली है इलेक्ट्रिसिटी वाले से। एक दो क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकली, जैसे कि मतलब थ्योरेटिकली, जैसे कि जो हाउस के अंदर वोल्टेज होती है वो कितनी होती है 220 वोल्ट होती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये आपको एक बार एनसीईआरटी में से गो थ्रू करना है, एक दो पॉइंट हमारे मिस हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर था अपना, जो मोटा मोटा पोर्शन है वो हमने कर लिया है। इसके अंदर से मैक्सिमम चीज़ें जो हमने करनी थी, जो जहाँ से क्वेश्चन बढ़ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप रेगुलर पढ़ते रहिएगा एनसीईआरटी के अंदर से, नोट्स के अंदर से, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आप रेगुलर ज्वाइन कर लीजिए, और अगर कर रखी है तो आप उनको डेली सोल्व करनी है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।